हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल राघव ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक के बिना आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट नहीं होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत में किस यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहले हुआ, कौन सी यूरोपीय कंपनी सबसे बाद में आई, कौन सी यूरोपीय कंपनी ने किस स्थान पर अपनी पहली कोठी को स्थापित किया। फ्रेंड्स, एक बात और भी है, आपको हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती होगी, आज से बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि आज इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत रोचक तरीके से। कारण यह है कि याद करना बड़ा मुश्किल होता है हिस्ट्री को, तो याद करेंगे और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी है, कौन सी कंपनी है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली भारत के अंदर कूद करके आते हैं। और क्यों आते हैं अभी आपको हम बताते हैं, क्यों आते हैं, ये क्या करने भारत के अंदर इनको आना था और क्या भारत में ऐसा इनको अच्छा लगा। लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है, ये आती कब है? 1498 में, 1498 में ये आते हैं। और आते क्यों है वो भी आपको नीचे हम दिखाएंगे, थोड़ा सा और भी है। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन कंपनियों के आने का क्रम क्या है। तो 1498 में आते हैं पुर्तगाली। इसके बाद 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डच कंपनी आती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1608 में। डेनिस आते हैं 1620 में। फ्रेंच आते हैं 1668 में। ये रहा क्रम, क्योंकि क्रम को मिलाकर के आपको दे देता है किसका क्रम कौन सा है। तो आप इसको ध्यान से देख करके इसको याद कर लीजिए और कॉपी में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि नोट करने के बाद आपको थोड़ा सा याद करना, जिस चीज को हम लिख लेते हैं ज्यादा याद होता है। पुर्तगाली ये 1498, ब्रिटिश आते हैं 1600 में, बाद में अपनी कंपनी को स्थापित करते हैं। और इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, ये पुर्तगाली जो थे भारत में पहले आए और जाते बाद में हैं। जाते बाद में क्यों है मैं आपको बता दूं। ये आते हैं 1498 में और जाते हैं 1661 में। 61 में गोवा को छोड़ते ही नहीं है, गोवा इनको इतना अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। और जब भारत आजाद भी हो जाता है 1947 में, उसके बाद भी ये भारत को छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। बाद में बड़ी ही मुश्किल से इन्होंने उसको छोड़ा, 61 में, 61 में। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा, बार्थोलोम्यो डियाज, कोलंबस, अल्वरेज कैब्राल। तो ये थे। खोज तो आप सभी को पता होगी किसने की, वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं और फैक्ट्स हैं, इसको भी आप जान लीजिए। वास्को डिगामा महोदय आ तो जाते हैं, सबसे पहले आते हैं केप ऑफ होप। ये जगह है केप ऑफ होप, जगह का नाम क्यों पड़ा इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डिगामा जो था, नाविक था, और दौड़ करके आ जाता है भारत में। कब आता है? 1498 में। कालीकट बंदरगाह है हमारे दक्षिण भारत का, यहाँ पहुंच जाते हैं और पहुंच करके यहाँ पर एक हमारे शासक हुआ करते थे कालीकट के, जमोरिन, हिंदू शासक जमोरिन। वो इनका स्वागत करते हैं, फूलों वूलों की वर्षा होती है, उसके बाद इनका स्वागत तो होता है। लेकिन आगे देखते हैं, वास्को डिगामा जो कालीकट के राजा से व्यापार का इन्होंने अधिकार प्राप्त किया, उनसे परमिशन ली। कुछ महीनों बाद यह भारत से कुछ मसालों को लेकर के लौटते हैं अपने देश पुर्तगाल, वास्को डिगामा महोदय। और इनको ये लगता है कि भारत के साथ जो हम सामान लेकर के आए हैं, मसाले, इसको बेचने के बाद हमारे यात्रा का जो खर्च तो निकला ही, बच कितना गया? 60% बच जाता है। इसीलिए बड़ा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद इसको लगता है कि भारत के साथ और भी व्यापार हमें करना चाहिए। ये है वास्को डिगामा की नीति। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी या फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन, बी कालीकट, सी कन्नूर, डी सूरत। तो पुर्तगालियों ने अपनी
पहली जो कोठी थी वो खोला था कालीकट नाम की जगह पर, जहां के राजा जमोरिन थे। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा, जमोरिन थे। अब आते हैं, अब पुर्तगालियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। वास्को डिगामा जो भारत से लाए हुए जो मसाले लेकर के आए थे महोदय, इनके जो लाभ हुआ उसको बेचने के बाद, तो पुर्तगाल के एक राजा थे, इनका नाम था मैनुएल प्रथम। इनको लगा कि भाई बहुत ज्यादा मुनाफा है भारत के साथ व्यापार करने से, अब चलते हैं भारत। हम तो खुद तो मैनुएल प्रथम आ नहीं सकते थे। इन्होंने 1500 में पेट्रो अल्वरेज कैब्राल को भारत के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। कौन सा संबंध? व्यापारिक संबंध। भारत हमारे साथ व्यापार करो। चलो भाई व्यापार करते हैं। इंडिया को करना नहीं था। रास्ते में आते हुए इसने ब्राजील की खोज कर ली, पेट्रो अल्वरेज कैब्राल। अब कैब्राल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पुर्तगाल के, ध्यान रखिएगा। कैब्राल भारत पहुंचकर कालीकट के राजा से मशालों के व्यापार करने की इन्होंने अनुमति प्राप्त की, परमिशन ली। हमारे राजा थे कालीकट के जमोरिन, नाम ध्यान रखिएगा, जमोरिन। अनुमति ली, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कालीकट में इसने स्थापित किया। अब क्या करते हैं ये कैब्राल? पुर्तगालियों के आने के बाद मालाबार तट, वो केरल वाला जो तट है उसको हम मालाबार तट कहते हैं, उस समय अरबों का एकाधिकार था। अरब व्यापारी आते थे और वो भारत के साथ व्यापार करते थे। पुर्तगालियों के आने से अरब खुश नहीं थे और अरबों ने क्या किया, पुर्तगालियों के जो कोठी बनाई इन्होंने, उस कोठी के ऊपर आक्रमण कराया, बमबारी कराई और बहुत सारा स्थानीय जो लोग वहां के रहने वाले थे उनसे बमबारी कराई। अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है, कुछ समय के बाद वहां एक घटना घटी और पुर्तगाली फैक्ट्री जो कालीकट में स्थापित की गई थी उसके ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया और वो हमला अरबों द्वारा ही कराया गया था। बाद में पता चला। इसके जवाब में अब कैब्राल चुप रहने वाला नहीं था, बहुत बदमाश था। इसके जवाब में कैब्राल ने क्या किया कि अरबों के जहाज पर कब्जा कर लिया और उन जहाजों को सैकड़ों कर्मी दल को मार दिया। उसके जहाज को भी जला दिया अरबों के, और कालीकट के तट पर इसने बमबारी भी की। बमबारी करोगे तो भारत में रह नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के जो शासक थे जमोरिन, इन्होंने इनकी कंपनी को ही बंद करा दिया। कैब्राल तुम भारत से चले जाओ और पुर्तगाल ही लौट जाओ, तुमको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये भागते हैं कि नहीं। फिर इसके बाद मगर कैब्राल भारत से लिस्बन लौटते समय कोचीन और कन्नूर से औपचारिक संधि करने में सफल हो गया। एक बड़ी ही इसको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। कोचीन और कन्नूर से इसकी औपचारिक संधि हो गई कि व्यापार करोगे, ठीक। जमोरिन ने तो इनको वापस भेज दिया, हमारे शासक जमोरिन। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली? तो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोलने वाले 1500 में कालीकट में ये कौन थे? इनका नाम था, यही जो आते हैं फिर से वापस आते हैं पुर्तगाल से लौट के, मैंने कहा था ना, कैब्राल जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है पुर्तगाल का, पेट्रो अल्वरेज कैब्राल। इसने पुर्तगाली फैक्ट्री कालीकट में खोली और खोलने के बाद फिर क्या करता है, अभी हम केवल पुर्तगाल पढ़ रहे हैं फ्रेंड, पुर्तगालियों का आगमन। आगे हम अंग्रेजों वाला भी देखेंगे, फ्रांसीसियों का भी देखेंगे और बाकी जो भी व्यापारी आए भारत में उनको भी हम देखेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ खोली? तो ये खोली थी, पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में खोली और 1501 में वास्को डिगामा भारत आता है, फिर से वापस आता है। एक बार तो आके जा चुका है 1498 में और इसके बाद 1501 में फिर दोबारा आता है। वो चाहता था कि कालीकट के राजा जमोरिन अरबों के साथ जो व्यापार चल रहा है भारतीयों का या भारत का, उस पर रोक लगा दे। मगर जमोरिन जो हमारे राजा थे कालीकट के, इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, कहा तुम्हारे कहने से हमारा शासन नहीं चलने वाला है, भाग जाओ यहाँ से। अब वास्को डिगामा कोचीन गया और कोचीन जाकर उसने क्या किया, अपनी पहली व्यापारिक कोठी इसने फैक्ट्री बनाई। दूसरी कोठी इसने कन्नूर में बनाई, दूसरी कोठी कन्नूर में बनाई। अब आते हैं, भारत आने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भाई पुर्तगाल से गवर्नर को भेजा वहां के राजा ने, तो इनका नाम क्या था? जो गवर्नर जी थे इनका नाम था अल फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अलमारी ही रख देते ज्यादा अच्छा होता, अल्मीड़ा।
चलिए आते हैं, इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स देख लें। तो अल्मीडा साहब करते क्या हैं? 1505 में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर बना करके 3 साल के लिए भारत भेजा। कहा कि जाओ भारत व्यापार करने के लिए। नए नियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाल की स्थिति को मजबूत करने और अरबों का व्यापार बर्बाद करने के निर्देश देकर भेजा गया था। अब बर्बाद करने के लिए इन्होंने किया क्या? पुर्तगालियों के आने से अरब, मिस्र और तुर्की तथा गुजरात के व्यापारियों को व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। फिर क्या होता है कि 1508 में युद्ध का रूप ले लेता है और ये आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। पुर्तगाली मिस्र वाले और अरब वाले ये आपस में भिड़ना शुरू हो जाते हैं कि एकाधिकार व्यापार के ऊपर सिर्फ हमारा होना चाहिए। इसके लिए झगड़ा होने लगता है। अब ये झगड़ा युद्ध का रूप ले लेता है। 1508 में चौल का युद्ध होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा से हार का सामना करना पड़ता है। महमूद बेगड़ा गुजरात के शासक, जिन्होंने इसको हरा दिया। और इस युद्ध में मिस्र और तुर्की जो है साथ साथ महमूद बेगड़ा जो गुजरात के शासक होते हैं उनका साथ ये लोग देते हैं। और इस युद्ध में एक बड़ी ही बुरी घटना हो जाती है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा इस युद्ध में मारा जाता है। उसके 1 साल के बाद एक और युद्ध होता है। 1 साल के बाद 1509 में, 1508 में हुआ था, 1509 में दीव का युद्ध होता है। और इस दीव के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या करते हैं? महमूद बेगड़ा मिस्र और तुर्की के जहाजों को हरा देते हैं। तीनों एक साथ लड़ रहे थे, ये महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की, इन तीनों को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हरा देते हैं। और इस युद्ध से एक बात तो साबित हो गई कि आने वाले समय में भारत में पुर्तगालियों का एक अच्छा खासा वर्चस्व रहेगा। ये चीज साबित हो गई क्योंकि इस युद्ध में उसने हराने में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति को किसने शुरू किया? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये ब्लू वाटर या शांत जल पॉलिसी है क्या। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ये फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने पहली तो एक चीज समझ लिया कि भारत का जो मुख्य भूमि है इसके ऊपर हमको सेना रखने की जरूरत नहीं, हमें समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करना होगा, जिससे किसी भी देश से भारत के साथ व्यापार करने के लिए कोई भी व्यापारी ना आ सके। उन्होंने क्या किया, समुद्री क्षेत्र में अपनी सेना को स्थापित कर दिया और जो भी जहाज जाता समुद्री क्षेत्र से, भारत की समुद्री सीमा से या आसपास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों में से कोई भी जहाज जाता तो उससे टैक्स लेते। और टैक्स के लिए इन्होंने परमिट दे रखा था, जिसको परमिशन उसी को देते जो टैक्स पे करता, जो जहाज वाले टैक्स पे करते। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी इनकी, ये अल्मीडा साहब की, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब की ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसको कहते हैं, या शांत जल की नीति भी कहते हैं। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा फैक्ट्स है इनके बारे में, वो भी देख लेते हैं। पुर्तगाली चाहते थे कि भारत के चारों तरफ जितने भी व्यापार समुद्री मार्ग से होते हैं उस पर केवल पुर्तगाल का अधिकार हो, और इसी एकाधिकार को स्थापित करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया। अब आप समझ गए होंगे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ये कर्क जो थे भारत में दूसरा गवर्नर बनकर के आए थे। पहले तो आपने नाम सुन लिया, अब ये दूसरे गवर्नर बनकर के आए थे पुर्तगालियों के। 1509 में ये आते हैं और आकर के इन्होंने गोवा, मलक्का और होर्मुज पर कब्जा कर लिया। इन्होंने पुर्तगाल की शक्तियों का विस्तार भारत में ज्यादा किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इस वजह से इनको भारत में पुर्तगाली शक्तियों का संस्थापक माना जाता है, या पुर्तगाल का संस्थापक कहा जाता है, असली इन्हीं को माना जाता है। गोवा पर किस पुर्तगाली गवर्नर ने कब्जा किया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने कब्जा किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिस्को जोवियर डी फ्रांस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही हैं जिन्होंने
गोवा पर कब्जा किया। कब किया? 1510 में इन्होंने क्या किया कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनको गोवा हराया और गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा पर कब्जा करके बाद में इस गोवा को इन्होंने पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। यही जो गोवा था, बीजापुर के शासक को हराने के बाद तो इस गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और यही वो गोवा है जो इनको बहुत पसंद आया था। 61 तक ये भारत में बने रहे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मार मार के भगाया इनको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब आते हैं, कोचीन को किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपना केंद्र बनाया? कोचीन को किस पुर्तगाली गवर्नर ने? तो इनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने एक बड़ी ही विशेष नीति को अपनाया जो हमारे अकबर साहब ने भी अपनाया था, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह नीति को। इससे राज्यों के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ संबंध मजबूत हो जाते थे, तो इन्होंने विवाह नीति को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी। एक काम और भी किया, सती प्रथा पर रोक लगाने का कोशिश किया, लेकिन वास्तव में सती प्रथा को खत्म कौन कर पाया? अंग्रेज। कब कर पाए? इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कब सती प्रथा को अंग्रेजों ने खत्म किया था। इससे आपका ना जोड़ जोड़ के जब आप याद करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे और विवाह नीति को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। कौन है ये? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को राजधानी बनाया? अभी आपको बताएंगे कैसे, किससे शादी करके इन्होंने बंबई को ले लिया पुर्तगालियों ने, हमारा बंबई और लेंगे ये। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा को राजधानी बनाने वाले थे। इनका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, इसको भी आप देख लें। ये 1530 में कोचीन की जगह गोवा को इसने अपनी राजधानी बना लिया। पुर्तगालियों की राजधानी गोवा को, पहले कोचीन थी। बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हुगली और सेंट थॉमस में पुर्तगाली बस्ती बनाई। और इसी दौरान क्या होता है, 1534 में नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात की और इसी दौरान झगड़ा हो गया बहादुर शाह से इनका और उसकी हत्या इन्होंने कर दिया। और हत्या करने के साथ ही साथ इन्होंने बंबई पर कब्जा कर लिया। बंबई पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन बाद में इसको बंबई को इन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। किस रूप में? दहेज के रूप में। अब आप कहेंगे दहेज में हमारे यहाँ ही दिया जाता है या ये लोग भी देते थे? अभी आपको बताते हैं कब दिया था। कार्टेज अर्मिडा काफिला नीति की शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच। तो कार्टेज अर्मिडा काफिला नीति की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। कारण क्या था, इससे थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं। यह एक प्रकार का परमिट होता था। ये कार्टेज जो है, क्या है? कार्टेज। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ब्लू वाटर नीति या इसको कार्टेज नीति भी कहा जाता है। ये जो हमने बताया था अभी, ब्लू वाटर नीति या शांत जल नीति, तो इसको कार्टेज नीति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत एक परमिट होता था। परमिट किस प्रकार का? समुद्री यात्रा करते समय पुर्तगालियों से यह परमिट लेना होता था और फिर उसके बाद टैक्स देना पड़ता था। परमिट नहीं लेने पर ये लोग क्या करते थे कि वो जो जहाज में बैठे हुए लोग थे या उनके जो सामान था उसको ये लोग लूट लेते थे। यहाँ तक कि हमारे शासक थे अकबर, इनको भी परमिट इनसे लेना पड़ा। पुर्तगाल को अगले 100 सालों तक यूरोपीय देशों से कोई चुनौती मिलने वाली नहीं थी, ऐसा उनकी शक्तियां थी इस तरह की। अंग्रेज कैसे आ जाते हैं, ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आया? तो यही लोग थे पुर्तगाली जो गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आते हैं, जिससे हमारे यहाँ मुद्रण कला का विकास होता है। देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती सिखाई और क्या क्या सिखाया? जहाज का निर्माण कला की शुरुआत की। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अंग्रेज बाद में करते हैं, इन्होंने सबसे पहले शुरू किया। पुर्तगालियों ने पहला यूरोपियन चर्च सेंट थॉमस चर्च, ध्यान रखिएगा ये अभी भी है। सेंट थॉमस चर्च 1510 में
पुर्तगालियों ने ही बनाया था, उन्हीं के समय में ये बना था। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही किया था। भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अब आ गए डच, डेनमार्क से आ गए ये लोग यहाँ भारत में। इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। मसूलीपट्टनम भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी डचों की थी और भारत में आते हैं। इसके बाद ये हॉलैंड से, वर्तमान में इसको हम नीदरलैंड कहते हैं, ठीक। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में बनाया गया। भारत में स्थापित तो किया, लेकिन इसका जो केंद्र था वो इंडोनेशिया में था। इसके बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1605 में बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री, पश्चिम बंगाल में, जो आज का हमारा पश्चिम बंगाल है, तब केवल बंगाल कहा जाता था। फैक्ट्री जो स्थापित की गई वो पीपली नाम की जगह पर स्थापित की गई डचों की। डचों ने पुल्लिकट में स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्कों का प्रचलन कराया। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित करने में डचों का बहुत बड़ा हाथ था। कैसे, वो अभी आपको हम बताते हैं। आगे क्वेश्चंस में है, फैक्ट्स में। डचों का अंत भारत में किस युद्ध के बाद हुआ? तो इनका होता है बेदरा में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में ये हार जाते हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से हारने के बाद ये पूर्वी एशिया के द्वीपों तक ही सिमट करके रह गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब आ गए अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, 1600। अंग्रेज आए 1600 में और स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी पूछता है कौन थी, तो उस समय एलिजाबेथ थी। और भारत में कौन शासक था? तो मुगल सम्राट अकबर। ये एक प्राइवेट कंपनी थी और सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। आते हैं ये भारत में। कंपनी का प्रथम गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर, ये पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, थॉमस स्मिथ था। और 1600 में ये रानी एलिजाबेथ से परमिशन लेते हैं, एक चार्टर रानी जारी करती है, रॉयल चार्टर जिसको कहा जाता था। 15 वर्षों के लिए इनको एक अधिकार दे दिया कि जाओ और भारत के साथ व्यापार करो। व्यापार करने आए थे, बट भारत पर अधिपत्य करके बैठ गए, शासक बन के बैठ गए। इस चार्टर के अनुसार इंग्लैंड की केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, ठीक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। अब इसके बाद क्या होता है कि 1609 में राजा जेम्स इस एकाधिकार को बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया। केवल 15 साल के लिए था, बाद में अनिश्चित काल के लिए। 1609 से लेकर के 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार भारत के साथ करती रही। 1813 के बाद धीरे धीरे इनका एकाधिकार 33 में जाकर पूरी तरह से समाप्त हुआ। और बाद में जो वहां की राजा होते हैं या वहां की इंग्लैंड की शासन व्यवस्था होती है, वो अब काबिज हो जाती है भारत के ऊपर। व्यापार करना नहीं, अब केवल शासन करना रह गया था। 1599 में पहला ब्रिटिश यात्री जॉन मेंडेन हॉल भारत की यात्रा करने आया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले ब्रिटिश यात्री कौन आया था? तो ये जॉन मेंडेन हॉल थे जो भारत आए थे 1599 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ये भारत आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में हुई थी, लेकिन ये इंडिया आते हैं 8 में, 1608 में, 8 साल के बाद आते हैं। भारत इनकी याद इनको आती है 8 साल के बाद, 1608 में। और ये 1608 में जब आते हैं, उस समय हमारे यहाँ शासक थे जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर, जिनका शासन था 1605 से लेकर के 1625 तक। और एक सवाल और पूछता है, किस जहाज से ये आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो रेड ड्रैगन, जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, उसमें ये बैठ करके इंडिया में आ गए।
मुगल दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से जाने वाला पहला राजदूत कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और उधर से इंग्लैंड के शासक थे राजा जेम्स, उस उनकी तरफ से एक भेजा जाता है राजदूत को, जैसे हमारे हनुमान जी गए थे दूत बन करके, उसी तरह से यहाँ पर आते हैं हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ये जहाज का कैप्टन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज आया था, जहाज का नाम आपने अभी पढ़ लिया। उस जहाज के एक कैप्टन थे, कैप्टन हॉकिंस। अब आते हैं मिलने के लिए जहांगीर से। कहते हैं सूरत में हम फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में अनुमति लेने के लिए भेजा। कैप्टन हॉकिंस की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, तुर्की भाषा का बड़ा अच्छा जानकार था। इसने जाकर के जहांगीर से तुर्की भाषा में बातचीत की, जिससे जहांगीर को बड़ा अच्छा लगा, भाई हमारी भाषा को जानने वाले कुछ तो लोग मिल गए। हॉकिंस को 400 मनसब और इंग्लिश खान की एक उपाधि दे दी। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर ने। मगर पुर्तगालियों के दबाव के कारण हॉकिंस अनुमति लेने में असफल रहा। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था और पुर्तगालियों ने जहांगीर के ऊपर दबाव बनाया, जिसके कारण कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं मिली। और ये हेक्टर नामक ब्रिटिश जहाज के कैप्टन थे। इनके इनके जहाज का नाम पूछता है, कौन से जहाज का ये कैप्टन था? तो हेक्टर नाम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ये भी फैक्ट्री स्थापित करने ही आए थे भारत, इनको अपना घर लगता था। इन्होंने भी मसूलीपट्टनम को ही चुना। मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1609 में क्या किया? एक फैक्ट्री स्थापित की। खोलने की इजाजत ना मिल पाने के कारण 1609 में आए थे। उसके बाद मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिम भारत में पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? उत्तर पश्चिम भारत स्थायी व्यापारिक केंद्र, तो ये स्थायी व्यापारिक केंद्र इन्होंने सूरत में स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला जो स्थायी अपना व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री जिसको कहते हैं, उसको इन्होंने सूरत में स्थापित किया। 1612 में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच एक छोटा सा युद्ध होता है, जिसको सवाली या सुवाली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये आपस में केवल व्यापारिक वर्चस्व के लिए लड़ते रहते थे। तो इन्होंने लड़ाई किया। कैप्टन थॉमस बेस्ट इन्होंने क्या किया? सूरत के निकट सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त कर दिया। अंग्रेजों के ये कैप्टन थे और जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। और ये जहांगीर की बहुत बड़ी फॉल्ट थी, जिसके चलते अंग्रेज पूरी तरह से भारत में काबिज होना शुरू हो गए और सूरत में इनको स्थायी फैक्ट्री बनाने का अवसर प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस और भी हैं, क्योंकि और भी पार्ट्स लेके आना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।